हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका NSY एजुकेशन हिंदी चैनल पे और मैं हूं सत्येंद्र सिंह और मैं आपको आज भारत के संविधान यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल के बारे में बताऊंगा। लेकिन प्रियम्बल शुरू करने से पहले आपको कुछ प्रियम्बल से पहले जो फिलॉसफी यानी कि जो विचारधारा हमारे देश के राजनेताओं ने दी थी उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता है कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को एनेक्ट हो गया था, लेकिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 के दिन। यानी उस दिन से जो है हम 26 जनवरी को हम जो है अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो उसके पीछे जो कारण था मैंने अपने इससे पहले जो आखिरी वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों जो है हम 26 जनवरी 1950 को जो है अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो वो आप समझ गए होंगे कि क्यों मनाते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ वो फिलॉसफी, वो गाइडिंग वैल्यूज़ जो हमारे राजनेताओं ने संविधान से पहले जो है बताई थी, और फिर ये जो हमारा जो संविधान है और संविधान का जो प्रियम्बल है वो उसी के बेस पे जो है डिसाइड किया गया था। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे देश के बहुत ही विद्वान और बहुत ही पहुँचे हुए राजनीतिज्ञ जिनको हम बापू के नाम से जानते हैं और जिनको हम सब प्यार से बापू कहते हैं, और उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी जब संविधान बन रहा था उस समय वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे। वो सिर्फ राजनीति के बाहर से देश को आज़ाद करने के लिए जो भी सहयोग था उन्होंने दिया, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊँगा, देश जो है कोई और चलाएगा, मैं बस बाहर से यानी सरकार के बाहर रह करके और जो भी सरकार के लिए या फिर देश के लिए अच्छा होगा वो मैं करूँगा। तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो उन्होंने एक पत्र लिखा था, और वो पत्र किसको लिखा था? भारत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे यानी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनको ये पत्र लिखा था। और उस पत्र में उन्होंने ये लिखा था कि हमारा संविधान बन रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे संविधान में कुछ चीज़ों पे अधिक फोकस यानी जोर दिया जाए। तो सबसे पहला जो उनका फोकस था वो था डिस्क्रिमिनेशन पे। हमारे देश में बहुत भेदभाव होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा संविधान चाहता हूँ, हम एक ऐसा संविधान चाहते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई जगह ना हो, भेदभाव बिल्कुल भी ना हो, सभी व्यक्तियों को इक्वालिटी मिले यानी कि समानता मिले। और समानता के साथ साथ हमारे देश में एक बहुत ही जो है घृणित बुराई चल रही थी जिसको हम अनटचेबिलिटी के नाम से यानी छुआछूत के नाम से जानते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ऐसा एक संविधान बने जो छुआछूत को बिल्कुल भी ख़त्म कर दे, और साथ ही साथ ऐसा एक संविधान बने जिसमें टॉक्सिकेशन यानी कि जो गलत चीज़ें यानी कि धूम्रपान, मदिरापान या फिर ऐसी चीज़ें जो मिलावटी चीज़ें जो हमारे देश की जनता को उस समय पेश की जाती थी और लोग उसके आदी हो जाते थे और फिर उससे कई सारे घर बर्बाद हो जाते थे। तो वो चाहते थे कि ऐसा एक संविधान बने जो उस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव न हो। यानी वो चाहते थे कि देश की जनता जब स्वस्थ रहेगी तो फिर वो देश के विकास के लिए काम करेगी। तो इसी वैल्यूज़ पे, इसी गाइडिंग वैल्यूज़ पे हमारा जो संविधान है वो बना। और जब संविधान बन गया तो हमारे संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी संविधान बनने के बाद एक जो है वक्तव्य अपना जारी किया, एक अपनी विज्ञप्ति जारी की, और उसमें कहा कि हमने संविधान में इक्वलिटी की बात की है, यानी कि सभी लोग जो है बाय लॉ इक्वल होंगे, यानी कानून के हिसाब से इक्वल होंगे, किसी में जो है कोई भी जो है अनइक्वालिटी नहीं होगी। सभी लोग जो है वो सभी लोगों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सेक्स के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न उठाया, उसमें उन्होंने ये कहा कि क्या वो लोग जो कई सदियों से जो है अनटचेबिलिटी को फॉलो करते आ रहे हैं यानी कि छुआछूत को वो फॉलो करते थे, क्या वो इस बात को के लिए क्या इस बात के लिए वो तैयार होंगे या फिर इस बात को स्वीकार करेंगे कि एक अनटचेबल, एक अछूत उन्हीं के साथ उन्हीं की सभा में बैठे और उनके साथ वो खाना खाएं, पानी पिए, यानी उसको भी वही दर्जा मिले जो
जो एक आम नागरिक यानी कि उन लोगों को मिला है जो कि अपने आप को सो कॉल्ड हाई सोसाइटी का मानते थे। तो उन्होंने कहा कि बाय लॉ तो हमने सभी को एक बराबर कर दिया है, लेकिन लोगों को अपने हृदय परिवर्तन करने में जो है समय लगेगा, और अगर ये हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर भविष्य जो होगा वो बहुत ही अंधकार में होगा, उनका ये कहना था। तो सीधे तौर पे वो ये कहना चाह रहे थे कि कानून तो हमने बना दिया है, लेकिन ये चीज़ें तभी जो है सही रूप से सभी लोग उसको फॉलो कर पाएंगे, उसका पालन कर पाएंगे, जब लोग अपने दिल से चाहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फिलॉसफी, कुछ गाइडिंग वैल्यूज थे जिसके बेस पे हमारा संविधान बना। और हमारा जब संविधान बना तो सबसे पहले उसमें प्रियम्बल को सबसे पहले उसका प्रियम्बल लिखा गया, यानी कि प्रस्तावना लिखी गई। प्रियम्बल से आप बहुत ही आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि ये, जैसे कोई भी आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा होता है इंट्रोडक्शन, यानी लेखक उस किताब में वो क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना जा रहा है, उस सारी चीज़ों का निचोड़ जो है वो इंट्रोडक्शन में रखता है। इसी तरह से जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे पूरे संविधान का एक निचोड़ है, यानी पूरे संविधान में कौन सी बातें लिखी गई हैं, उस सभी बातों का जिक्र जो है वो हमारे प्रियम्बल में किया गया। यानी हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो इस संविधान में, इस प्रियम्बल में लिखा गया है। अब जब संविधान हमारा बना और जब हमारा प्रियम्बल, संविधान लागू हुआ और हमारा प्रियम्बल जब एनेक्ट हुआ तो काफ़ी सारे विवाद हुए। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ये जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है, तो इस पे कई सारे जो है मतभेद थे। मतभेद जब होता है, यानी जब भी डिस्प्यूट होता है तो वो जाता है कोर्ट में। तो ये बात जो है सबसे पहले कोर्ट में पहुंची। सबसे पहला जो केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें 11 जजों ने एक मत से फैसला दिया था, 11 जजों ने एक मत से फैसला दिया था कि प्रियम्बल जो है वो बस एक इंट्रोडक्शन है, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान में जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं वही जो है फॉलो होंगे, प्रियम्बल तो बस एक इंट्रोडक्शन है, वो बता रहा है कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, और इस बात को लेकर के आप जो है संविधान के किसी आर्टिकल को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदला, और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला कब बदलता है, जब जो जज जिसने फैसला दिया था उससे अधिक जज जो है दोबारा से उसको रिव्यू करते हैं और फिर फैसला देते हैं। तो गोलकनाथ के केस में 11 जज बैठे थे। उसके बाद एक केस आया केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें टोटल सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने सुनवाई की और उसमें कहा कि संविधान का जो प्रियम्बल है वो है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी पूरे संविधान का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो प्रियम्बल ही बताता है। उसके बाद वहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी शुरू हो गई, और उसके बाद एक और केस आया 1971 में, और 71 में आप जानते हैं क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने कहाँ से चुनाव लड़ा था आप सभी को पता होगा, और नहीं अगर याद आ रहा तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये इंदिरा गांधी का गढ़ कहा जाता है बरेली। ठीक है, तो बरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा और बरेली में उनके साथ जो कंटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी को उस चुनाव में हरा दिया था। ठीक है, हरा दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इंदिरा गांधी ने फिर मैलिसियसली, यानी कि कई सारे दूसरे रास्ते पकड़ करके जो है अपने वोटों को बढ़वाया, और अंत में जब वोटों की काउंटिंग हुई तो इंदिरा गांधी को विजयी घोषित किया गया। और उसके बाद जो उनके विरोधी थे उन्होंने इंदिरा गांधी के इस जो अनैतिक तरीके से वो जीती थी उसको उन्होंने चैलेंज किया। जब चैलेंज किया तो हाई कोर्ट, सबसे पहले मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है कि इंदिरा गांधी जो है अनैतिक तरीके से जीती हैं और उनको जो है जिस सीट से वो जीती हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, उनको उस सीट पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब आप जानते हैं कि कोर्ट में जब मामला चलता है तो वो लंबा चलता है, प्रोसीजर चल रहा था, तब तक इंदिरा गांधी जो है वो मेजॉरिटी पा चुकी थी और वो प्रधानमंत्री बन गई। जब वो प्रधानमंत्री बन गई तो उन्होंने एक बहुत ही तीखा अमेंडमेंट करवाया। तीखा अमेंडमेंट यानी ऐसा अमेंडमेंट जो आप
पचा नहीं सकते। वो अमेंडमेंट क्या था, उन्होंने संविधान के आर्टिकल 329 में 329A में एक अमेंडमेंट करवाया और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये उसमें ये लिखवाया कि प्रधानमंत्री जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। समझिए बड़ी बात को। बरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा और फिर मैं प्रधानमंत्री बन गई। अब कोई ये नहीं कह सकता कि वो गलत तरीके से चुनाव लड़ी हैं या चुनाव जीती हैं। ये केस कहाँ पहुँच गया, ये केस पहुँचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव इंदिरा गांधी जीती हैं वो सही है, उनको नंबर ऑफ वोट्स अधिक मिले हैं तो वो जीती हैं, लेकिन उन्होंने ये जो अमेंडमेंट करवाया है आर्टिकल 329A में, यानी उन्होंने ये जो काम किया, उन्होंने ये कहा कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए, चैलेंज करने का अधिकार जो है हमारा संविधान हमको देता है, रिट पिटीशन दायर करने का अधिकार जो हमारा संविधान देता है, और जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सुनने के लिए बाध्य है। तो अगर कोई ये कह दे कि नहीं मैं इस सीट से जीती, मैं प्रधानमंत्री हूँ और मैं इस सीट से जीती हूँ और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो ये जो चैलेंज है वो जो है, या ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करवाया, ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जो हमारी प्रस्तावना, यानी जो हमारा प्रियम्बल है, उसके खिलाफ है। तो उन्होंने कहा ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करवाया ये पूरी तरह से गलत है, इसको हम रद्द करते हैं, इसको हम नहीं मानते हैं। बस हम यही मानते हैं कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई हैं और वो प्रधानमंत्री बनी है तो वो बनी रहेंगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये जो 3 केसेस के नाम मैंने लिए, इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि प्रियम्बल का कितना बड़ा योगदान है हमारे संविधान में। यानी इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कहा है, यानी कि हमारे संविधान की आत्मा कही है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, यानी प्रियम्बल को मैं आपके सामने वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो हमारे संविधान, हमारे प्रियम्बल में ये कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी यानी कि हम, द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल लगाया गया। जब भी हम इंडिया का नाम लेते हैं तो उसके आगे द नहीं लगता है, लेकिन जब हम यूएसए का नाम लेते हैं तो कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द वर्ड जो है इंग्लिश में कब लगता है, जब कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जब से यूनिवर्स बनी तभी से वो चीज़ लागू थी। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने भी अपने आप को कह दिया द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम वो लोग कौन है, हम भारत के लोग हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। हैविंग solemnly resolved to constitute into, हम जो है सत्य निष्ठा के साथ यानी पूरी आत्मनिष्ठा के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि हमारा जो देश होगा वो सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब, सॉवरेन शब्द का अर्थ होता है संप्रभु, यानी कि हम अपने प्रभु खुद हैं। प्रभु यानी भगवान नहीं, हम अपने लिए खुद ही नियम बनाएंगे और उन नियम को हम फॉलो करेंगे। लॉ भी हम ही बनाएंगे और उस लॉ को हम ही फॉलो करेंगे, और हमको कोई दूसरा बाहर का, कोई दूसरा बाहर यानी कि दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो है वो हमको कंट्रोल नहीं कर सकता, या दूसरा कोई देश कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी दूसरा कोई देश कहेगा ये करो तो उसको हम करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो सॉवरेन शब्द का अर्थ होता है संप्रभु, यानी हम खुद के मालिक हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और हम किसी तीसरे की बात में नहीं आएंगे। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द जो है वो आया रसिया से। रसिया में यानी कि रूस में सोशलिस्ट शब्द जो है वो बहुत चला था, क्योंकि एक समय ऐसा था कि रसिया में जो है बहुत सारे पूंजीवादी लोग थे और वो अपना राज्य चलाते थे, सभी चीज़ों पे उन्हीं का अधिकार होता था। फिर एक आंदोलन हुआ जिसमें रूसो वहाँ के एक बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने सोशलिस्ट शब्द को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, यानी कि वहाँ की जो रिवोल्यूशन थी, क्रांति थी, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया। और इस शब्द का अर्थ होता है कि देश में जितने भी संशोधन हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस पे पूरे देश की जो आबादी है उसका अधिकार है।
मतलब क्या हुआ, मतलब यह हो कि अगर एक देश में एक फैक्ट्री चल रही है और उस फैक्ट्री को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो जनता में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री का मालिक सब कुछ लेके बैठ जाए और जो वर्कर है उनको कुछ न दें। तो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज पे सभी का इक्वल यानी एक समान अधिकार है। और उसके बाद एक शब्द जिसको हम सेकुलर के नाम से जानते हैं। सेकुलर शब्द का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी या फिर आपको हो सकता है आपको ये बात पता हो कि ये जो दो शब्द हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, जब हमारा भारत का संविधान बना था और जब भारत का जो पहला प्रस्तावना आया था, पहला प्रियम्बल आया था, उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे। तो ये शब्द आए कहाँ से? तो ये शब्द आए 1976 में, 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट किया। 42nd अमेंडमेंट अपने आप में ही जो है बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट में बहुत सारे बदलाव किए गए संविधान में। इसीलिए ये जो अमेंडमेंट है इसको हम सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने संविधान को एक तरह से पूरी तरह से हिला के रख दिया, यानी बदल के रख दिया। तो इस अमेंडमेंट में यानी 1976 के 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी की सरकार जो है दो शब्द उन्होंने हमारे प्रियम्बल में जोड़ा और वो था सोशलिस्ट और सेकुलर। सोशलिस्ट शब्द पे कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन सेकुलर शब्द ये एक ऐसा शब्द है जिसने हमारे देश के 80% जनसंख्या के हाथों को बांध दिया। क्यों? क्योंकि देश में जो जनसंख्या होती है वही उस देश की पूंजी होती है और 80 और 20 का जो है आप जो डिफरेंस है वो समझ सकते हैं। और अगर ये जो 80% जनसंख्या है वो चाहती तो 20% जनसंख्या है उसको निगल जाती। और इंदिरा गांधी को ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 18% जो 20% जनसंख्या है उसको ये जो 80% जनसंख्या है वो पूरी तरह से उसको डोमिनेट कर जाए। तो इसीलिए ये शब्द हमारे संविधान में 1976 के 42nd अमेंडमेंट में हमारे प्रस्तावना में डाल दिया गया। और इस शब्द का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष, यानी हम एक ऐसे देश के लोग हैं, यहाँ हम एक ऐसे देश हैं, हम एक ऐसा देश है जहाँ पे हम किसी भी धर्म को बड़ा या छोटा नहीं मानते हैं। हमारे नज़र में, यानी कि देश की नज़र में, संविधान की नज़र में, सरकार की नज़र में जो भी धर्म है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हो, ईसाई हो, सब जो है एक बराबर है। अब संविधान संशोधन हो गया, सेकुलर वर्ड जो है यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के प्रस्तावना में जुड़ गया। और इस शब्द ने क्या किया? इस शब्द ने वो किया जो आप सोच नहीं सकते हैं। जो हमारे 80% जनसंख्या थी उसके हाथों को बांध दिया और जो 20% जनसंख्या थी उनके हाथों को खोल दिया और उनको वो करने की छूट दे दी जो वो कभी सोच नहीं सकते थे। और आपको पता होगा कि उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो कि हमने कभी नहीं सोची थी। दूसरा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक वर्ड बहुत अच्छी तरह से आप इससे परिचित हो गए होंगे क्योंकि डेमोक्रेसी पे मैंने 2 या 3 लेक्चर आपको दिए हैं और उसमें मैंने पूरे डेमोक्रेसी को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन, यानी जनता ही सरकार को चुनेगी, जनता ही राज करेगी और राज किस पे करेगी? जनता पे ही करेगी। तो डेमोक्रेटिक वर्ड बहुत ही क्लियर होगा आपको। उसके बाद जो शब्द है वो है रिपब्लिक। हमारा देश क्या होगा? रिपब्लिक होगा, यानी किसी राजा के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो हमारे देश को जो है राज करे। हमारे देश के पास, हमारे देश की जनता के पास ये अधिकार होगा कि वो अपने शासक को चुने। और शासक को चुनने का एक टाइम पीरियड बना दिया गया, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं हर 5 साल पे। तो हम हर 5 साल पे हमारे देश की जनता को ये मौका मिलता है कि वो अपने सरकार को चुने और अगर सरकार, जो पिछली सरकार थी, उसने अच्छा काम नहीं किया है तो उसको बदल दे। तो हम रिपब्लिक है, यानी हमारे पास चुनने का अधिकार है। हम जो है अपने जो है सरकार को चुनते हैं और चुनने के बाद जो है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के बाद हम सरकार बनाते हैं। तो ये जो शब्द है वो है
पब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक शब्द इसका अर्थ आपको समझ गए होंगे। और इसके बाद जो दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये तो हमारे जो मेन जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं। और आपको पता है सोवरन शब्द, डेमोक्रेटिक शब्द, रिपब्लिक शब्द ये कहाँ से आए? ये आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और ये जो है वर्ड ये सब फ्रांस से आए थे। ठीक है, और ये सब कैसे आए उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये हमारे देश का जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसी के साथ साथ संविधान और क्या दे रहा है, जो प्रियम्बल क्या बता रहा है कि हमारे संविधान में और क्या होगा, तो एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, जितने भी हमारे देश की जनता है, जितने भी देश के नागरिक हैं, कुछ चीज़ें उनकी जो है वो सिक्योर होंगी, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित होंगी। पहला क्या है? जस्टिस, यानी कि न्याय। हर क्षेत्र में आपको न्याय मिलेगा, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर पे हो, चाहे पॉलिटिकल यानी राजनीतिक स्तर पे हो, सोशल हो या फिर इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल हो, हर क्षेत्र में आपको न्याय मिलेगा। यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा। आपकी सोशल कंडीशन कोई भी हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कोई भी हो, आपकी पॉलिटिकल कंडीशन कोई भी हो, जस्टिस जो होगा वो सबके लिए एक बराबर होगा। और मैंने कल आपको समझाया भी था, एक गरीब एक अमीर अगर कोई एक क्राइम करते हैं तो दोनों को एक ही लॉ के थ्रू, एक ही नियम के थ्रू दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी और दोनों को जो है सज़ा मिलेगी। या फिर अगर उन्होंने गलत काम नहीं किया तो फिर वो सज़ा के हकदार भी नहीं होंगे। तो न्याय जो है वो एक होगा। उसके बाद लिबर्टी, यानी कि आज़ादी होगी सबके पास। लिबर्टी किस चीज़ की होगी? थॉट की, यानी अपने विचारों की। आप अपने विचार को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, यानी आपके ऊपर कोई भी सेंसरशिप नहीं होगा। मीडिया हमारे देश में आज के समय में बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसके पास लिबर्टी है। वो जो है किसी भी बड़े से बड़े आदमी का जो है पूरा पोल यानी कि चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा खोल के रख देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लिबर्टी है। किसकी? थॉट की। हमारे पास भी है लिबर्टी थॉट की। अगर सरकार बढ़िया काम नहीं करती है तो हम उसकी आलोचना करते हैं कि सरकार ने बढ़िया काम नहीं किया है। तो यह है लिबर्टी ऑफ थॉट। उसके बाद हमारे पास लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है। बहुत सारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो डरते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे वो अपने विचारों को व्यक्त करें। तो वो अपने विचारों को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दूसरे के सामने रखते हैं। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं तो आप साइन लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो शब्द है एक्सप्रेशन, वो इन्हीं सब चीज़ों को जो है डिस्क्राइब करते हैं। यानी आप अगर थॉट, अपने विचारों को रख नहीं सकते हैं तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। बिलीफ यानी विश्वास। आप जिस चीज़ पे विश्वास करना चाहें उसके लिए आपके पास जो है लिबर्टी है। आप किसी भी चीज़ पे विश्वास करिए। आप फेथ, आपकी आस्था जिस चीज़ पे भी हो, आप जिस भी देवी देवता को मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप एक देवता को मानिए और दूसरे देवता को न मानिए। आपकी जितनी भी इच्छा है, जिस भी देवता के ऊपर इच्छा है, आप उसके ऊपर जो है अपनी आस्था रखिए और उसकी पूजा करिए। उसके बाद साथ ही साथ इसमें वर्शिप यानी कि पूजा का भी इसमें क्लॉज जोड़ दिया गया, यानी कि आप फ्री हैं किसी भी देवी किसी भी देवता का वर्शिप करने के लिए और कोई आपको उस पर रोक नहीं सकता है। आप चाहें मंदिर में जाइए, आप चाहें तो मस्जिद में जाइए, आप चाहें तो गिरजाघर में जाइए, कोई भी आपको वहाँ पे जाने से रोक नहीं सकता है। और ये हमारा लिबर्टी का पार्ट है। नेक्स्ट, इक्वालिटी, यानी हमको हमारा जो संविधान है, प्रस्तावना में कह दिया गया है कि हमको इक्वालिटी मिलेगी। सभी जो हैं वो एक समान है। किस बेस पे? स्टेटस के बेस पे, यानी कि सोसाइटी में आपका कोई भी स्टेटस हो, ठीक है, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप जो है बहुत ही छोटे काम करते हैं, मतलब आप अनटचेबल हैं, अछूत हैं। अछूत जो कि शब्द मैं अभी नहीं प्रयोग कर सकता क्योंकि अब ये जो पूरी तरह से जो है ये पूरी तरह से ये बाधित है, इस शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोग हैं, आप ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जिसमें आपको बहुत छोटा माना जाता है, लेकिन इक्वालिटी है स्टेटस की। एक जगह पे दोनों लोग खड़े हो सकते हैं, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो या फिर छोटे से छोटा आदमी हो। मार्केट, मैंने आपको सेग्रीगेशन पढ़ाया था,
अपार्थाइड पढ़ाया था, साउथ अफ्रीका का एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि गोरे लोगों के लिए अलग मार्केट, अलग रेस्टोरेंट, अलग होटल, सब कुछ अलग होता था और वहाँ पे जो ब्लैक लोग थे उनके ऊपर उनको जाना प्रतिबंधित होता था। लेकिन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस आने के बाद अब किसी भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई भी विभेद नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी खा सकता है, कहीं भी पी सकता है, कहीं भी सो सकता है। और साथ ही साथ आपके पास इक्वालिटी होगी अपॉर्चुनिटी की, यानी कि अवसर की। यानी कि अगर सरकार किसी पोस्ट के लिए, किसी नौकरी के लिए एक पोस्ट भी निकाल रही है तो भारत की जितनी जनता है उसके पास अगर उतनी एलिजिबिलिटी है उस पोस्ट के लिए तो वो उसके लिए आवेदन कर सकती है। यानी अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता सभी को हमारे देश में है। और ये कौन कह रहा है? हमारा प्रियम्बल कह रहा है। और उसके बाद जो लास्ट हमारा जो टर्म है वो है फर्टर्निटी, यानी कि भाईचारा। अब ये भाईचारा जो है वो भारत की जनता के ऊपर जो है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि भारत की जो जनता होगी वो सभी के बीच में यानी एक दूसरे के बीच में वो फर्टर्निटी यानी भाईचारा को बढ़ावा देंगी और कोशिश करेंगी कि डिग्निटी मेंटेन करे, सबकी गरिमा को वो मेंटेन करे। सबकी गरिमा यानी एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की जो गरिमा है उसको भारत के जनता की हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो सभी की डिग्निटी यानी कि भारत की जितने भी लोग हैं सबके इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति की गरिमा को मेंटेन करे। और साथ ही साथ देश की जो यूनिटी है यानी एकता है उसको बनाए रखे। साथ ही साथ देश की जो इंटीग्रिटी है यानी अखंडता है, यानी कि हम यूनाइट तो हो गए, यूनाइट होने के बाद बिखरे नहीं। अगर बिखर जाएंगे तो हमारी अखंडता खत्म हो जाएगी यानी इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंटीग्रिटी को नष्ट ना होने दें। और साथ ही साथ तो उसके इंडिविजुअल की यूनिटी और इंटीग्रिटी ये जो है हमको बनाए रखनी है। तो ये जो है हमारे ऊपर यानी भारत की जनता के ऊपर एक ये जो है एक कर्तव्य जो है डाला गया है। और किसके द्वारा डाला गया है? प्रियम्बल के ऊपर डाला गया है। और फिर अंत में कुछ लाइनें और हैं जो यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया, वो ये है कि आज यानी कि 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हम अडॉप्ट करते हैं यानी कि अपने ऊपर लेते हैं। और साथ ही अनेक्ट करते हैं यानी कि लागू करते हैं। और किसके ऊपर लागू होगा? आवर सेल्फ यानी हमारे ऊपर ही लागू होगा। तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान वो पूरी तरह से एनेक्ट हो गया। तो मुझे ये पूरी आशा है कि जो मैंने आपको प्रियम्बल के बारे में बताया वो आपको समझ में आया होगा। और इसके बारे में आप मुझे जो है कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।